ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इस सेशन में हम नया टॉपिक ले रहे हैं, मोमेंटम। नाउ फर्स्ट व्हाट वी मीन बाय मोमेंटम। मोमेंटम जो है, आई लाइक टू एक्सप्रेस इट दिस वे, इज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ ए बॉडी। स्ट्राइकिंग पावर ऑफ ए बॉडी या स्ट्राइकिंग एबिलिटी कितने हैं उसमें। अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं, लेट्स सपोज दिस कार हियर, जिसका कुछ मास है और आप इसे मूव करा रहे हैं विद स्पीड v, एंड देयर इज सम वॉल और सम पोल, वट एवर इट इज। ये गाड़ी जो है दैट कम्स इन विद दिस स्पीड एंड बैंग्स इनटू दिस वॉल और इनटू दिस पोल। अब वो कितना डैमेज पोल को कर लेगी वो इसके स्ट्राइकिंग पावर पे डिपेंड कर लेगा। अब इसका स्ट्राइकिंग पावर जो है वो जरा देखते हैं किस किस चीज पे डिपेंड कर लेगा। वी नो फ्रॉम आर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस, जितना इस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी उतना इसका स्ट्राइकिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। जितना स्पीड कम होगी उतना स्ट्राइकिंग पावर जो है वो कम होगा। जितना स्पीड ज्यादा होगी तो डैमेज ज्यादा होगा, जितना स्पीड कम होगी तो डैमेज कम होगा। डैमेज कम होने का मतलब इसका स्ट्राइकिंग पावर बेसिकली कम था, डैमेज ज्यादा होने का मतलब इसका स्ट्राइकिंग पावर बेसिकली ज्यादा था। तो स्ट्राइकिंग पावर जो है दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, सो जितना, अगर आप दो आइडेंटिकल कार्स लेंगे हैविंग द सेम मास, यहां पर भी सेम गाड़ी लेते हैं विद द सेम मास m, लेकिन मूविंग विद द स्पीड ग्रेटर दैन v, तो इसका स्ट्राइकिंग पावर ज्यादा होगा। इसका डैमेज जो यहां पर क्रिएट कर लेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कार, क्योंकि स्पीड जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर आप सेम स्पीड रखेंगे लेकिन कोई बड़ी गाड़ी लेंगे, से ट्रक मूविंग विद द सेम स्पीड, और इसका मास ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो विल इट क्रिएट द सेम डैमेज जो इसने क्रिएट किया था, कि ये ज्यादा डैमेज क्रिएट कर लेगा? ऑब्वियसली ज्यादा। वी नो फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस कि ये डैमेज जो है वो ज्यादा क्रिएट कर लेगी। लेकिन स्पीड तो सेम थी, वेलोसिटी तो सेम थी, तो दैट मींस वेलोसिटी के अलावा भी कुछ चीज जो है स्ट्राइकिंग पावर में अपना रोल प्ले करती है, और वो है मास। इसका मास कम था तो इसका स्ट्राइकिंग पावर कम था, इसका मास ज्यादा है तो इसका स्ट्राइकिंग पावर जो है वो ज्यादा है। तो स्ट्राइकिंग पावर जो है दैट डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो। ओके, और मोमेंटम जो है वो एग्जैक्टली हम क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट एज मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम P से हम रिप्रेजेंट करते हैं इज मास इनटू वेलोसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वही डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम भी होगा। सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग पावर। न्यूटन ने जब ये टर्म कॉइन की तो उसने कहा था कि इट्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। जितना इसमें मोमेंट, जितना बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी कि ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा मास इनटू वेलोसिटी, उतना उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। जितना ये कम होगा उतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, या फिर स्ट्राइकिंग पावर जो है वो बॉडी का है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। सो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है। सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। Okay, it's a vector quantity with direction same as that of velocity. Okay, जितना मोमेंटम ज्यादा होगा बॉडी का उतना उसका स्ट्राइकिंग पावर या स्ट्राइकिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। जितना मोमेंटम कम होगा तो स्ट्राइकिंग पावर, स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो होगी वो कम होगी। अब मोमेंटम के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में न्यूटन ने दिया है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ जो न्यूटन ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दिया था, दैट वाज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग। जहां पर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा जल्दी चेंज होगा वहां पर फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, और जहां पर बॉडी का मोमेंटम जो है वो स्लोली चेंज हो रहा होगा वहां पर मोमेंटम जो होगा वो कम होगा। सो मोमेंटम ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है तो फोर्स वहां पर ज्यादा होगा, मोमेंटम स्लोली चेंज हो रहा है तो फोर्स वहां पर कम होगा। ओके, फोर्स वहां पर कम होगा। अगर हम सपोज ये कोई कंक्रीट सरफेस लेते हैं और दो
आइडेंटिकल बॉल्स लेंगे, सेम मास से सेम हाइट से इनको रिलीज कर लेते हैं। ओके, मास भी इनका सेम है, लेकिन एक जो बॉल है लेट्स से वो रबर की बनी हुई है और दूसरी बॉल जो है वो लेट्स सपोज स्टील की बनी हुई है। अब जब ये इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, अब ये रबर जो होगा वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा सा डी शेप होगा, और स्टील जब इसके साथ कांटेक्ट में होगा डी शेप होगा, लेकिन काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू द रबर। तो इस बॉल को रुकने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सपोज ये बॉल है, ये यहां से रबर बॉल है, ये इसको जब स्ट्राइक कर लेगी तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगी, और इसी कंप्रेस होने के दौरान ये रुक जाएगी। तो इसमें कुछ टाइम लग जाएगा, मे बी ए मिली सेकेंड और सो। लेकिन स्टील बॉल जो वो काफी हार्ड है, वो जब आएगी वो एब्रप्टली रुक जाती है। ओके, वो कोई कंप्रेस नहीं होती है या काफी कम कंप्रेस होगी, यानी कि टाइम जो होगा रुकने में वो कम लग जाएगा। सो ये स्पीड को कम होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको स्पीड कम होने में या रुकने में कम टाइम लग जाएगा, यहां पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। रिमेंबर, आपने दोनों आइडेंटिकल बॉल्स लिए हैं, सेम हाइट से रिलीज किया है, दैट वुड मीन जब ये फ्लोर पे आते हैं तो इनकी स्पीड जो है वो सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। अब दोनों का मास भी सेम है, आपने आइडेंटिकल लिया है तो दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है। सो व्हेन दीज टू बॉल्स, दिस रबर बॉल एंड स्टील बॉल, स्ट्राइक द फ्लोर या आर अबाउट टू स्ट्राइक द फ्लोर, इनका मोमेंटम जो है वो सेम है, इनका मोमेंटम सेम है। सो इनिशियल मोमेंटम जो है वो दोनों का mv के बराबर है, और फाइनल मोमेंटम जो है 0 के बराबर। दोनों बॉल जो है वो रुक रही है, या फिर हम रुकने के टाइम तक ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद शायद रिबाउंड होके वापस जाएंगी। ओके, यहां स्ट्राइक करके वापस जाएंगी, वो वापस आना हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टॉप होने तक कंसिडर कर लेंगे। ओके, सो फाइनल मोमेंटम जो है वो दोनों का 0 है, इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों का mv के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम है, तो डेल्टा पी जो है वो दोनों का सेम है। लेकिन डेल्टा पी ही नहीं, डीपी या डेल्टा पी, एवरेज में हम डेल्टा पी की बात कर लेंगे, वहां पर डेल्टा टी या dt भी काम कर लेगा। ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है। तो रबर बॉल के लिए डेल्टा पी तो दोनों का सेम है, लेकिन रबर बॉल के लिए डेल्टा टी ज्यादा है। ये ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो होगा वो कम होगा, स्मॉलर वैल्यू रखेगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा। और स्टील बॉल के लिए डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो है, अब डेल्टा पी तो वही था जो रबर का है, लेकिन डेल्टा टी इसका कम है, ये कम ही टाइम ले रहा है रुकने में। तो अगर डिनोमिनेटर कम है तो कोशेंट ज्यादा होगा, तो ये ग्रेटर वैल्यू रख रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि रबर बॉल का मोमेंटम जो है वो स्लोली चेंज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द स्टील बॉल। ओके, इन कंपैरिजन टू द स्टील बॉल अगर मोमेंटम स्लोली चेंज हो रहा है, वहां पर फोर्स जो होगा वो कम इन्वॉल्व होगा। अगर मोमेंटम जल्दी चेंज हो रहा है तो वहां पर फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा। सो रबर बॉल के केस में जो फोर्स इन्वॉल्व होगा फ्लोर और रबर बॉल के बीच में वो कम होगा, और स्टील बॉल और इस फ्लोर के बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा फोर्स होगा। ओके, वो ज्यादा फोर्स होगा। जहां पर मोमेंटम ज्यादा जल्दी चेंज होगा वहां पर फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा। जिस केस में मोमेंटम स्लोली चेंज होगा वहां पर फोर्स जो होगा वो कम इन्वॉल्व होगा। ओके, वो कम इन्वॉल्व होगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर हम इसको एवरेज फॉर्म में लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt वेक्टर फॉर्म, या फिर एवरेज फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एवरेज फोर्स जो है दैट्स इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। Okay, average rate of change of momentum with respect to time. This is instantaneous rate of change of momentum with respect to time. Now यहीं से एक और बात सामने आती है, that something we call as conservation of momentum. Now ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जहां पर जिन प्रॉब्लम्स में हम F इज इक्वल टू ma यूज करके सॉल्व नहीं कर पाते हैं वहां पर ये शायद ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, अगर नेट फोर्स 0 के बराबर है तो दैट मींस dp बाई dt 0 के बराबर है। सो dp बाई dt इज इक्वल टू 0, और डिफरेंशिएशन किसकी 0 के बराबर होती है, वो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होती है। सो मोमेंटम इज कांस्टेंट, और रिमेंबर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रह रहा है, इसकी डायरेक्शन भी सेम रह रही है।
Okay, both in magnitude and direction. Magnitude and direction दोनों केसेस जो इसके होंगे वो सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे. So if net force acting on the particle is zero, on a body is zero, then momentum of that body remains constant, both in magnitude and direction. If net force on a body is zero, then its momentum is conserved. Okay, then its momentum is conserved. Okay, then its momentum is conserved. So net force अगर जीरो के बराबर है तो dp by dt जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, which would mean momentum of the body is conserved. Momentum of the body is conserved, which would mean कि mass into velocity जो है वो conserved है, वो constant रह रहा है. Okay, इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम रह रहा है. मास इनटू वेलोसिटी इज नाउ स्पेशल थिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कि ये प्रिंसिपल जो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल जो है वो वहां पर भी वैलिड है जहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करती है. सपोज हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात कर लेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेंगे, वहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करती है, क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है. लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर भी ऐसे ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर भी वैलिड है. ऐसे ही रिलेटिविटी में जहां पर काफी ज्यादा स्पीड से पार्टिकल्स मूव करते हैं वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो वैलिड है, ऑल्दो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो वैलिड नहीं है, वो वहां पर काम नहीं करती है. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ वेरी प्रोफाउंड प्रिंसिपल. If net force हमारे डोमेन में, if net force acting on the particle is zero, then momentum of the particle remains constant. Then momentum of the particle remains constant. ना इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा. अगर हमारे पास सिस्टम है, अगर हमारे पास सिस्टम है, कोई एक से ज्यादा पार्टिकल्स का सिस्टम है, सपोज ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2. अब पार्टिकल 1 पे 2 के वजह से फोर्स हो सकता है और पार्टिकल 2 पे 1 के वजह से फोर्स होगा, जिनको हम इंटरनल फोर्सेस कहेंगे. ओके, जिनको हम इंटरनल फोर्सेस कहेंगे, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे. अब इस फोर्स के वजह से, अब इंटरनल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं. ओके, इंटरनल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, एक दूसरे के वजह से जो फोर्सेस हैं, इस फोर्स के वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा, इस फोर्स के वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा. सो इट इज लाइक दिस, F12 is equal to dp1 divided by dt, rate of change of momentum of 1 with respect to time. और F21 जो है that's equal to dp2 divided by dt, rate of change of momentum of 2 with respect to time. Okay, with respect to time. So अब इसमें सिंस ये दो फोर्सेस जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो फोर्सेस जो है वो बराबर हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है. दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ से हमें ये पता है. F12 इज इक्वल टू माइनस F21, माइनस साइन क्यों, क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट हैं. इक्वालिटी विल टेल यू कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन विल टेल यू कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है. सो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर लिखेंगे F12 के बदले में वी कैन राइट dp1 बाई dt is equal to minus dp2 by dt. That means the rate of change of momentum of 1 with respect to time is equal to rate of change of momentum of 2 with respect to time, लेकिन opposite direction में. This can be written as dp1 is equal to minus dp2, और इंटीग्रेशन करके, और इंटीग्रेशन ऑफ dp1 is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ dp2. अब dp1 जो है that is that teeny little small change in momentum, that teeny meeny little change in momentum of 1. This is that teeny meeny little change in momentum of 2, differential change in momentum
डिफरेंशियल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, डिफरेंशियल चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू, इंटीग्रेशन करके टोटल चेंज मिल जाएगा. सो डेल्टा P1 टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू बट विद द माइनस साइन. या फिर वी कैन राइट इट दिस वे, डेल्टा P1 plus delta P2 is equal to 0. Now this is something very important. और मोमेंटम पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी के रिलेटेड होते हैं. जितना दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू, टोटल चेंज इन मोमेंटम दोनों को मिला के, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू, टोटल चेंज इन मोमेंट दोनों को मिला के टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है, दैट इज 0. या ये अगर हम इंटरप्रेट कर लेंगे, जितना मोमेंटम एक का चेंज होगा उतना ही दूसरे का चेंज होगा बट विद द माइनस साइन, बट विद इन द अपोजिट डायरेक्शन. या टोटल चेंज इन मोमेंटम दोनों का मिला के 0 के बराबर है. सो इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम में होंगे, इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम में होंगे वो इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंटम जो है वो चेंज कर लेंगे. इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंटम चेंज होगा लेकिन टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का होगा वो चेंज नहीं होगा. दैट टोटल चेंज कम्स आउट टू बी 0. हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो ऑब्वियसली चेंज होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल पार्ट्स का चेंज तो होगा और डेफिनेटली होगा, इंडिविजुअल पार्ट्स का चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा. टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा. अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर लेंगे, सन, अर्थ, डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट मून्स, डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स देयर, ये सभी एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाते हैं. अब अर्थ जो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम रिमेनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम, या चलिए सिर्फ सन की बात कर लेते हैं. अर्थ जो सन के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है तो कम से कम डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. ओके, और ग्रेविटेशन वाले में चैप्टर में आप देखेंगे कि स्पीड भी चेंज होती है उसकी, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है. तो वहां पर अर्थ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम द सन, उसके वजह से अर्थ का मोमेंटम चेंज होगा, और अर्थ के वजह से सन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उसके वजह से सन का मोमेंटम चेंज होगा. लेकिन इनका मोमेंटा ऐसे चेंज होगा सच दैट कि अगर आप मिला के मोमेंटम कंसिडर कर लेंगे दैट विल रिमेन सेम. टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 0 के बराबर होगा. So internal forces will change momenta of individual parts of the system, but in such a way that total momentum of the system remains constant. या total change in momentum of the system is 0. Okay? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है तो मैं यहां पर लिखूंगा इसको. Internal forces in a system change momentum का प्लूरल है, मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. Internal forces in a system change momenta of individual parts of the system, but does not change their total momentum. But does not change their total momentum. Okay. So अगर कहीं कोई suppose कोई ऑब्जेक्ट है जो ब्लास्ट हो रहा है, कोई बॉम्ब है जो ब्लास्ट हो रहा है. अब ब्लास्ट जो है वो इंटरनल फोर्सेस के वजह से होगा, तो डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे. या कोई फायर क्रैकर आप ब्लास्ट कर लेंगे, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, लेकिन इन सच ए वे कि टोटल मोमेंटम जो एक्सप्लोजन से पहले था वही टोटल मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद होगा. अगर ये एक्सप्लोजन से पहले रेस्ट पे था तो टोटल मोमेंटम वुड बी 0. तो एक्सप्लोजन के बाद डिफरेंट पार्ट्स का मोमेंटम कैंसिल आउट होगा, विद द रिजल्ट टोटल मोमेंटम तभी 0 आएगा. सो टोटल मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा. हाँ, इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंटम जो है वो ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि फोर्स वहां पर है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा. किसके वजह से? इंटरनल फोर्सेस की वजह से. हाँ, एक्सटर्नल फोर्स है तो ऑब्वियसली मोमेंटम जो है वो चेंज होगा.
ओके, सो सोलर सिस्टम के विद इन जो फोर्सेस हैं अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, among different members of the solar system, उसके वजह से प्लैनेट्स का मोमेंटम तो चेंज होगा, सन का मोमेंटम तो चेंज होगा, एस्ट्रॉइड्स का मोमेंटम तो चेंज होगा, मून का मोमेंटम जो तो चेंज होगा, लेकिन उन इंटरनल फोर्सेस के वजह से जो आपस में ये इनके फोर्सेस हैं उसके वजह से टोटल मोमेंटम सोलर सिस्टम का चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन सोलर सिस्टम जो है वो बाकी स्टार्स के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो जो सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी वो मॉन्स्टर बैठा हुआ है, ब्लैक होल बैठा हुआ, उसके वजह से इसका मोमेंटम चेंज होता है, उसके वजह से जो फोर्स आ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस के वजह से मोमेंटम जो है सिस्टम का चेंज नहीं होगा। तो अगर हमारे पास सिस्टम है, फॉर ए सिस्टम इफ net external force is equal to 0, then momentum of the system remains constant. Okay, momentum of the system remains constant, remains conserved. एक तो पार्टिकल के लिए हम ये कहेंगे अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन सिस्टम का अब हमने देख लिया, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स या एक से ज्यादा बॉडी सिस्टम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं चल रही है, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 के बराबर है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल पार्ट्स के मोमेंटा चेंज कर लेंगे, लेकिन टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ओके, टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा।